हम यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में लगे और वो अंडे बॉईल जो हुए थे उसे चखना समझ के खाने की तैयारी में लगा हुआ था। एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में हम अंधेरे में खाना बना रहे थे। अचानक से दो बंदे आते हैं। नशेड़ियों से मेरा पहले ही पाला पड़ चुका है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज साजन पिंजारी और आप देख रहे हैं साजन की सवारी। दोस्तों, कभी कभार दूसरों के लिए ज्यादा ईमानदार बनना अपने आप के लिए बेईमानी करने जैसा है। अब मुंबई से निकले थे सरायपल्ली के लिए, जाना हमें कहीं और था, पहुंच हम कहीं और गए। ठीक है, वो तो सफर का एक हिस्सा है, होते रहता है। जिस बंदे को मैंने ब्लर करके रखा, यानी कि जिसे हम ड्राइवर रख रहे थे अपने काम पर, वो बंदा हमारे साथ में ट्रिप पे जाने से पहले कुछ दिन तक हमारे घर पे उन्होंने स्टे किया। उन्हें मैंने लेकर आया, उन्हें नीचे का घर दिया और कपड़े वगैरह दिलवाए। मैं ऐसा बताना नहीं चाहता और ना ही जाहिर करना चाहता हूँ। अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उसे भली बात ही पता है कि मैंने उसके साथ में क्या किया। और मैं आज ना उस बंदे को ना ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि वो बंदा बुरा है। उस बंदे का क्लियरिफिकेशन क्या था, सबसे पहले तो हुआ क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। जब हमने छत्तीसगढ़ की सफ़र की शुरुआत की तो जैसे ही हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बंदा मुझसे डिमांड करने लगता है कि साजन भाई मुझे तलब लग गई है, मुझे पीना है। तो मैं दिल पे पत्थर रख के, मेरा ईमान और मेरा दिल गवारा नहीं करता कि इस सब चीज़ के लिए मैं उसे पैसे दूं। लेकिन मुझे ये भी अच्छे से पता है कि एक नशा करने वाले इंसान से ये सब चीज़ें इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो मैंने उसे पैसे दिए कि भैया तू पी ले। उस बंदे ने पी और फिर उसके बाद में मैंने खुद गाड़ी चलाकर NCPT लारा तक अपनी गाड़ी को लेकर गया। जब NCPT लारा हम पहुँचे और उसे पता था कि हम ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे हैं, और जो उसने मुझसे वादा किया था कि भैया मैं क्वांटिटी कम करूँगा, धीरे धीरे उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और मैं उसका भला सोचता हूँ कि भाई वो कम करे, ख़त्म करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। ये लावारसों की ज़िंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो अभी भी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि भैया वो अभी कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा, क्या कर रहा होगा। जा भी रहे, ठीक रहे। हुआ कुछ ऐसा कि जब हम दूसरे दिन NCPT लारा पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब मैंने उससे कहा कि अब तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भी लाइट बना लो। तो हमने छोटा मोटा बनाने का सोचा, हमने अंडे बॉईल किए। हम यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में लगे और वो अंडे बॉईल जो हुए थे उसे चखना समझ के खाने की तैयारी में लगा हुआ था। अंडे बॉईल होते, रेडी होते, सरदार को भूख लगी होती, मुझे लगी होती है, हम खाने के लिए गाड़ी में बैठते, बंदा गायब रहता है। वो चला जाता है फिर से वहीं पर और मुझसे फ़ोन करता है, कहता है कि साजन भाई पैसे डाल दो। मैंने ऐसे ऐसा कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर से मैं पेमेंट कर देता हूँ, चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों रात होती है और रात में क्या होता है ना, एक डेंजरस सिचुएशन होती है। सबसे पहली बात तो मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए मतलब मैं अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूँ। मुझे कोई हक बनता नहीं कि किसी और की ज़िंदगी को मैं जोखिम में डालूँ। एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में हम अंधेरे में खाना बना रहे थे। खाना वगैरह बन रहा था, सब कुछ एकदम सही से चल रहा था। अचानक से दो बंदे आते और जानने की कोशिश करते कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो देखते कि हम खाना बना रहे हैं तो फिर वो अच्छी बातें कर हमसे दूरी बना के कुछ दूरी पर बैठते। अब वो दूरी पर भी आके बैठते तो वो कुछ अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं। उतने में हमारा बंदा फिर से उनके ऊपर नज़र रखता है और उन्हें पूछता है, उस्ताद चिलिम पी रहे हो क्या? ये बात जब वो सामने वाले रिप्लाई देते हैं कि हाँ हम वही कर रहे हैं, तो ये बंदा कहता है कि इतने दूर क्यों बैठे, आओ पास में आकर बैठ के पियो। वो दोनों बंदे उठ के वहाँ से हमारे पास में आके बैठते और वो पीने लगते साथ में तीनों मिलके। और मैं एकदम अकेला सा अपने आप को फील करने लगता हूँ कि अरे भैया ये सब कुछ क्या हो रहा है। सब कुछ दारोमदार जिम्मेदारी मैं उस बंदे के कंधों पर डालने वाला था, उसे अपने गाड़ी की चाबी देने वाला था और मैं कहने वाला था कि तू आगे का बिजनेस संभाल। लेकिन जब वो बंदा मेरे आंखों के सामने ये सब करने लगा तो बताइए मेरे दिल के ऊपर क्या बीतेगी। यकीन मानिए दोस्तों, उस रात मैंने खाना नहीं खाया, मैं उस रात भूखा सो गया।
उस बंदे से मैंने साफ तौर पर कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू जाके खाना खा ले। और आप यकीन मानोगे, उस बंदे ने उस रात खाना खाया, वो गाड़ी के पीछे जाके सोया और मैं गाड़ी के आगे सो गया। अगली सुबह होती है, बड़ी तेज़ भूख लगती है, मैं नाश्ता ढूंढता हूँ, पासी के टपरी पे जाके मैं नाश्ता करता हूँ। उसके बाद में मेरी एंट्री होती है एनसीपीटी लारा में। पूरा दिन बीत जाता है, शाम होती है और मुझे बाहर निकलने में, फिर हम वहाँ से निकलने के लिए लगते हैं। अब वो बंदा मुझसे एक अलग ही लहजे में बात करने लगा, उसे ऐसा एहसास होने लगा कि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी और ना ही गाड़ी उसके हाथ में दी, मैं खुद ड्राइव करके रायपुर तक आया। रायपुर आने के बाद दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी के अंदर मुंबई के लिए माल लोड करवाया और उसके बाद हम मुंबई के लिए निकले। और रास्ते में तय हो गया कि आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते दोनों अलग है, तुम अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। और वो बंदा एग्री हो गया। उसने कहीं पर भी उसे अफसोस नहीं हुआ, उसने कहीं पर भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी कि भैया जो हो गया उसे भूल जाओ, छोड़ो, जाने दो, अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा और हो सके तो मैं क्वांटिटी कम कर दूँगा। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि वो नशा कर रहा था, मुझे अफसोस इस बात को लेकर था कि वो बंदा मेरे सामने ये सब कुछ कर रहा था। देखिए भाई, नशेड़ियों से मेरा पहले ही पाला पड़ चुका है। ये तो बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा था, उसके साथ लोगों ने क्या किया होगा मुझे अच्छे से पता है। उसे घर का ठिकाना नहीं, रहने का, सोने का ठिकाना नहीं, वो कहाँ रहता था मुझे सब कुछ अच्छे से पता था। लेकिन अचानक से मुझे अपने आप की याद आ गई। दोस्तों, मैं शुरुआत से ड्राइवर नहीं था, मैं मजबूरी में भी ड्राइवर नहीं बना। मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास एक पहले सुपर कैरी गाड़ी ली, उसके बाद जब धंधा सब कुछ अच्छा चलने लगा उसके बाद मैंने दूसरी सुपर कैरी ली और 2 एप्पे गाड़ियाँ ली। और जब मैं गाड़ी लाइन में आ गया तो मेरे जो दुकान के कुछ बंदे थे जिनके ऊपर मैंने दारोमदार सौंपा था कि अब से आगे इन फ्यूचर आपको दुकान संभालनी है, तो उन्होंने दुकान संभालने के बजाय मुझे बाहर का रास्ता दिखाने का नया तरकीब अपना ली और डिसाइड कर लिया उन्होंने कि कैसे इस शॉप को लॉस में दिखाना है और कैसे क्या करना है। और अफसोस इस बात का कि मैं उस वक्त भी ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहा था जो कि नशा करते थे और उन्हें मैं कहता था कि भैया नशा मत करो, ठीक नहीं है। लेकिन नशेड़ियों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, कि नशेड़ी है ना, नशे के खातिर पूरे दुनिया को आपको गलत बता देंगे कि ये बंदा गलत है। अफसोस वो लोग सुधरे नहीं और उन लोगों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे दुकान में बैठ के मेरे पीठ पीछे दारू पीते थे और मेरा ही नाम खराब करते थे। और ये सब होना लाजमी था, क्योंकि आज के डेट में मैं अपने आप को जब देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या कोई इंसान मुझ पर इतना भरोसा रखकर अपने दुकान की चाबी देगा और कहेगा कि मेरी दुकान को संभाल, तो शायद क्या, मैं तो बोलता हूँ इम्पॉसिबल है कि कोई शख्स मुझ पर विश्वास करके अपने दुकान की चाबी दे। और आगे का तो आप समझ ही सकते। तो ये हाल था दोस्तों। अभी अफसोस कि ट्रिप के बारे में, जर्नी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के बजाय मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जो कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहता था। मैं कुछ और रूट पर चलना चाहता था, कुछ और दिशा में जाना चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ, मेरी किस्मत मुझे कुछ और दिशा में लेकर जा रही है। लेकिन हाँ, मैं हार माना हुआ बंदा नहीं हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो मेहनत को कभी डरा नहीं है और ना ही कभी डरेगा। और आगे भी हमारा सफ़र जारी रहेगा, हम अच्छे से सफ़र करते रहेंगे, बेहतरीन करेंगे, इससे कहीं अच्छा। और मैं दुआ करता हूँ उस बंदे के लिए। उस बंदे की एक खासियत अच्छी क्या थी, जो मेरे पास ड्राइवर रहकर चला गया, उसने कम से कम ईमानदारी से क्लियर कट बोलना सही समझा कि भैया देखो, मेरे लिए ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं है, मैं ये सब चीज़ के बिना नहीं रह सकता। तो हमने एक दूसरे के साथ में फासला बना लिया। और इसी बात का मतलब है ना, मुझे उस बंदे के लिए बहुत अच्छी लगी कि उसने क्लियर कट बोला। कम से कम उसने वहाँ तभी ईमानदारी अपनी दिखाई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और
अगर आपने हमारे पिछले दोनों ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाकर देखिए। और हाँ, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इन फ्यूचर फिर से आऊँगा आपके सामने एक नए अवतार में। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय। ये देखो कितनी बुरी हालत हो चुकी है अपनी गाड़ी की। कल इसको लेकर जाएंगे नए सफ़र पर।